जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम यानी क्लास 12th की जो हमारी सेकंड बुक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, इसके एबेसड यानी एमसीक्यू तो मैंने डाल दिए हैं और आज हम लेके आए हैं इनके रेगिस्तान वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले लेसन से, जिसका नाम है जनसंख्या, और ये भारत के संदर्भ में है। इसके अंदर वितरण, घनत्व, वर्दी और संगठन दिया हुआ है। और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि दर को में व्यक्त किया जाता है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर को किस में व्यक्त किया जाता है। तो आपने ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर यानी जो हमारी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली पुस्तक में पढ़ लिया होगा। इसके अंदर आएगा कि जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ प्रतिशत आएगा। दूसरा क्वेश्चन है सेवा सेक्टर में, यानी जो कृषक है वह श्रमिकों को शामिल किया जाता है। यानी जो आपका प्राथमिक सेक्टर है, जो आपका प्राथमिक सेक्टर है, प्राथमिक सेक्टर के अंदर कृषक और श्रमिक आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में नगरीकरण लोगों का प्रतिशत है, यानी भारत में नगरों में रहने वाले लोगों का इसमें प्रतिशत पूछा है। तो वो प्रतिशत है वो कितना है, वो है 31.6%। यानी देश में 31.6% लोग नगरों के अंदर रहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है कि मुख्य श्रमिक एक वर्ष में दिन अथवा अधिक समय तक कार्य करते हैं। देखिए, जो सीमांत श्रमिक होते हैं, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक और अश्रमिक, यहाँ पर इनको 3 भागों के अंदर बांटा है। अब हम बात करते हैं कि जो मुख्य श्रमिक होते हैं वो एक वर्ष में जो 365 दिन होते हैं उसमें वो 183 दिन या उससे भी ज़्यादा दिन काम करते हैं। और जो सीमांत श्रमिक होते हैं वो एक वर्ष यानी 365 दिन में 183 दिन से भी कम काम करते हैं। और जो तीसरा होता है अश्रमिक वो वर्ष भर कुछ नहीं करता है। तो देखिए, मुख्य श्रमिक एक वर्ष में 183 दिन अथवा इससे अधिक समय तक कार्य करता है। तो 4 नंबर में 183 दिन आएंगे। 5 नंबर में एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है या अधिक काम करता है और यहाँ पर कम काम करता है, वो कहलाता है सीमांत श्रमिक। उसे सीमांत श्रमिक कहा जाता है। तो इनके अंदर आएगा सीमांत श्रमिक। और क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है भारत सरकार ने में कौशल विकास व के लिए नीति अपनाई। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने कौशल विकास नीति को कब अपनाया। तो यहाँ आएगा 2015 के अंदर अपनाया था। कौशल विकास और उद्यमिता के लिए ये नीति बनाई थी। तो यहाँ पर आएगा उद्यमिता। उद्यमिता। तो आपका प्रश्न क्या होगा कि भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास व उद्यमिता के लिए
उद्यमिता के लिए नीति बनाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय युवा नीति लागू हुई। तो राष्ट्रीय युवा नीति को जो लागू हुई वो समय है फरवरी 2014। तो यहाँ आएगा फरवरी 2014 को राष्ट्रीय युवा नीति लागू हुई। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है कि प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी राज्यों में का घनत्व सबसे अधिक है। यानी जो प्रायद्वीपीय भारत का या प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी दक्षिणी राज्य हैं उनमें जिस राज्य का घनत्व अधिक है वो है केरल का घनत्व है वो अधिक है। यानी प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी राज्यों में केरल का जो घनत्व है वो अधिक है। क्वेश्चन नंबर 9, 1951-81 की अवधि को जनसंख्या की अवधि माना जाता है। देखिए 1951 और 81 के अंदर भारत में सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो इस अवधि को जनसंख्या विस्फोटक अवधि कहा जाता है। तो यहाँ पर आएगा जनसंख्या विस्फोटक अवधि, विस्फोटक आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत है। यानी भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, सबको पता है 1.64% तो वार्षिक है। 10 की पूछे तो आपकी आ जाएगी 17.64 या 17.7। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो है कि कुल जनसंख्या में कार्यशील श्रमिकों का प्रतिशत श्रम की दर कहलाता है। यानी कुल जनसंख्या में कार्यशील का मतलब इसमें आ गया कि इसमें मुख्य श्रमिक भी आ गए और सीमांत श्रमिक भी आ गए हैं। तो कुल जनसंख्या में जो क्रियाशील श्रमिक जनसंख्या का प्रतिशत है उसे क्या कहते हैं, प्रतिभागिता दर कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रतिभागिता, यहाँ आएगा प्रतिभागिता दर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की कुल श्रमजीवी जनसंख्या का प्रतिशत है। भारत में कुल श्रमजीवी जनसंख्या है वो है 39.8%। कितनी है, 39.8%। क्वेश्चन नंबर 13 की प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण जन्म और से निर्धारित किया जाता है। तो देखिए जो प्राकृतिक जो नेचुरल ग्रोथ है उनका विश्लेषण एक तो असंशोधित जन्म दर से होता है, असंशोधित जन्म दर और मृत्यु से निर्धारित किया जाता है। यानी प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण असंशोधित जन्म दर और असंशोधित मृत्यु दर द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना हुई। इससे पहले मैं बता दूं, भारत में सर्वप्रथम 1872 के अंदर जनगणना हुई जो अव्यवस्थित जनगणना थी, लेकिन सुव्यवस्थित जनगणना या संपूर्ण जनगणना 1881 के अंदर हुई। 1881 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल से भारत में जनगणना का कार्य हो रहा है। 2011 में हुआ था, 2021 में होना था, लेकिन वैश्विक महामारी की वजह से नहीं हो पाई जो अभी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में संपूर्ण जनगणना पूछी है वो आ जाएगा 1881। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जनसंख्या वृद्धि को दो और अभिप्रायों
प्रेरित घटक हैं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के दो घटक हैं, जिसमें एक अभिप्रेरित घटक होता है और दूसरा प्राकृतिक घटक होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्राकृतिक और अभिप्रेरित घटक। क्वेश्चन नंबर 16 है, जनसंख्या के को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा विभक्त किया जाता है। यानी जनसंख्या को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा, तो यहाँ पर आएगा जनघनत्व को। किसको? जनघनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में किशोर, ध्यान याद रखना, किशोर पूछा है। इसमें 10 से 19 वर्ष के बच्चे आते हैं, ये भी ध्यान रखना। 10 से 19 वर्ष के लड़के भी आते हैं और इसके अंदर लड़कियां भी आती हैं। याद रखना, जो किशोर आयु है वो 10 से 19 वर्ष के बीच में है, लड़के और लड़की दोनों आती हैं। क्या पूछा है? वर्तमान में किशोर आयु वर्ग का 80% है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार 10 से 19 वर्ष के बीच के बच्चों का अनुपात पूछा है, प्रतिशत पूछा है, तो वो आएगा 20.9%। लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है, यहाँ पर ये दोनों मिला के दिया है 20.9%। क्वेश्चन नंबर 18 है, आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को यानी कितने वर्गों में बांटा है? तो आर्थिक दृष्टि से 3 वर्गों के अंदर इनको बांटा है, जिसमें एक मुख्य श्रमिक है, एक सीमांत श्रमिक है और एक अश्रमिक है, जो वर्ष भर कुछ नहीं करता, जो सीमांत और मुख्य श्रमिक पर निर्भर रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वो है दो समय बिंदु के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन कहलाता है। बड़ा शानदार प्रश्न है कि दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि। तो 19 में क्या आएगा? जनसंख्या वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी देश में अत्यंत महत्वपूर्ण घटक हैं, यानी किसी भी देश में अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं वहाँ के लोग। तो यहाँ आएगा कि लोग किसी भी देश में अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। यहाँ प्रश्न आ गया जो ऊपर मैंने बताया, भारत में पहली जनगणना हुई 1872 में, संपूर्ण जनगणना हुई 1881 में। ये अव्यवस्थित थी, ये सुव्यवस्थित थी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य। तो भारत में सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो कौन से राज्य का है? वो है बिहार का। किसका है? बिहार का है। और बिहार का है कितना, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि बिहार का जनघनत्व कितना है। और भारत में बिहार के बाद दूसरा जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो है पश्चिमी बंगाल। तो यहाँ पर आपको भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पूछा है, तो वो आपका बिहार आ जाएगा। बिहार का कितना है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दूसरा स्थान पूछ ले तो पश्चिमी बंगाल का होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला दशक है। यानी ऐसा कौन सा दशक है जिसके अंदर सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो वो है 1971 का दशक। यानी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला दशक है। दशक तो मैं इसको नहीं कहूँगा, ये वर्ष लिखना होगा कि सर्वाधिक यानी वृद्धि दर वाला वर्ष है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला वर्ष। दशक आएगा तो इसमें मिला हुआ आएगा जो आगे आएगा, तो यहाँ पर 1971 आप कर सकते हैं। सर्वाधिक
दशकीय वृद्धि दर वाला दशक 1971 करना। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न धनात्मक वृद्धि वाला राज्य है। देखिए, निम्न धनात्मक वृद्धि वाला राज्य है वो कौन सा है। यहाँ से ये 1102 हटा देना, आपको पता है भूल से लिखा गया। ये बिहार का जनघनत्व है, ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, निम्न धनात्मक वृद्धि वाला राज्य कौन सा रहा, तो निम्न धनात्मक वृद्धि वाला राज्य रहा केरल। कौन सा राज्य रहा? केरल रहा। तो आप इसको याद रखना है। 25 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे कम घनत्व वाला, अधिक घनत्व वाला बिहार हो गया। 2 नंबर पे पश्चिमी बंगाल हो गया। और 3 नंबर पर पूछा है कि भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य है, वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व कितना है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, इंतज़ार रहेगा, वरना फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, के दशक में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। आज तक जब से जनगणना का कार्य आरंभ हुआ है, उस समय से लेकर आज तक जो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई है वो कौन से दशक में हुई है, तो वो 1921 के अंदर दर्ज हुई है। कितनी? -0.31%। 1921 वर्ष के अंदर दशक पूछे तो आप यहाँ 1911 और 21 भी लिख सकते हैं। यहाँ आप 1921 ही लिखना। यदि आपको दशक पूछ ले तो 1911 और 21 करना। वर्ष पूछे तो 21, दशक पूछे तो 11 और 21। ये आपको ध्यान रखना है कि किस दशक में किए रही, तो आप इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, सन 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या करोड़ थी। यानी 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कितनी थी, हो जाएगी वो बात वो आगे है। 121 करोड़ थी। कितनी थी? 121 करोड़। सन 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। अगला, जनसंख्या आकार के संदर्भ में समस्त विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का सेकंड स्थान है। पहला स्थान पूछे तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चीन का है पहला, दूसरा भारत का है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यानी भारत में जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। और यदि दूसरा पूछे तो वो है महाराष्ट्र। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है, जनसंख्या वाला। जनघनत्व वाला तो अरुणाचल प्रदेश है, जो मैंने ऊपर बता दिया। यहाँ जनसंख्या के बारे में पूछा है तो वो है सिक्किम। 2011 के अनुसार सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है। यानी भारत के अंदर कौन से केंद्र शासित प्रदेश की श्रम सहभागिता दर, श्रम सहभागिता दर है, श्रम सहभागिता दर है वो ऊंची है, तो वो है दमन द्वीप। दमन द्वीप, द्वीप है दमन द्वीप, दमन द्वीप की। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में के दशक में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। ऊपर आपको मैंने जो बताया था 1921, वो आप वर्ष करना। और यहाँ पर पूछा है दशक पूछा है, तो ये आपको करना है 1911 से 21 के बीच।
11 और 21 दशक है। वर्ष पूछे तो ऊपर मैंने बता दिया 1921 करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक श्रम सहभागिता दरें राज्य की है। यानी भारत में, यहाँ मैंने ऊपर बताया क्वेश्चन नंबर 30 में, ये है सर्वाधिक श्रम सहभागिता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ मैंने आपको राज्य पूछा है कि भारत में सबसे अधिक श्रम सहभागिता दर वाला राज्य है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। और ये भी याद रखना कि हिमाचल प्रदेश की श्रम सहभागिता दर 51.9% है। राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश 51.9%, और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दमन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाएं कितनी सूचीबद्ध हैं? 22। हिंदी सहित 22 भाषाएं। यानी हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। यदि यहाँ पूछ ले कि हिंदी के अलावा, तो आपको 21 करनी है, अन्यथा आपको 22 करनी है। अब हमें क्वेश्चन नंबर जो 34 है वो देखते हैं कि ऐसा कौन सा अभियान है जिसके द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा मिला। यानी जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा है, वो किस अभियान में दिया गया? हर दीवार पे हर जगह लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत, अभियान के द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, देश में जनगणना प्रति 10 वर्ष पश्चात होती है, जो मैंने ऊपर बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 37, 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व है। यानी यहाँ पर भारत का जनघनत्व पूछा है 2011 के अनुसार, तो कितना है? वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये जरूर लिखना, प्रति वर्ग किलोमीटर, तो इसमें आएगा 382। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पूछे तो बिहार है। 2 नंबर पे पश्चिमी बंगाल है। यहाँ केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। केंद्र शासित प्रदेश यानी अपनी राष्ट्रीय राजधानी का जनघनत्व पूछा है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्या है? दिल्ली। हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जनघनत्व यहाँ पूछा है, जो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा है। यानी सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। इसका जनघनत्व 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये सब बातें आप ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पूछा है कि न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। यानी यहाँ पर यदि राज्य पूछता तो अरुणाचल प्रदेश होता, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, तो राज्य का भी नाम ऐसे शुरू होता है और केंद्र शासित प्रदेश का भी नाम ऐसे शुरू होगा। राज्य अरुणाचल प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसका जनघनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1901-21 की अवधि को 1901-21 की अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि की अवस्था कहा जाता है। यानी 1901 व 21 की अवधि को भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि की अवस्था को क्या कहेंगे? रुद्ध या स्तर अवस्था। देखिए इसमें थोड़ा सा, यानी 1901-21 की अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि की रुद्ध अथवा स्तर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ ऐसे आप यानी रुद्ध है ओब्लिक स्तर अवस्था, इसे आप कह सकते हैं। 40 में ये नीचे मैंने लिख भी रखा है, यही उत्तर 40 का होगा, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 41, रुद्ध या स्तर प्रावस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या
उच्च रहती हैं या निम्न? तो दोनों ही इस अवस्था में क्या रहती हैं? उच्च रहती हैं। जन्म दर भी उच्च रहती है, मृत्यु दर भी उच्च रहती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2025 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2011 के अंदर अभी मैंने बताई 121 करोड़ है, और ये 2025 में बढ़ करके कितनी हो जाएगी? लगभग 125 करोड़। यहाँ कितनी आ जाएगी? लगभग 125 करोड़ है वो जनसंख्या 2025 तक भारत की हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। 43 नंबर के पश्चात भारत की जनसंख्या वृद्धि दर बनी रही बट धीरे धीरे मंद गति से लगी। तो इसमें 3 रेगिस्तान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि के पश्चात का मतलब यहाँ पर 1921 1981 के पश्चात 1981 के पश्चात देश की जनसंख्या देश की जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ आएगा उच्च। यहाँ क्या आ जाएगा? उच्च आ जाएगा। उच्च बनी रही, परंतु मंद मंद गति से, परंतु धीरे धीरे मंद मंद गति से क्या लगी? घटने लगी। तो आप ये ध्यान रखना, यहाँ 1981 आएगा, यहाँ उच्च आएगा, और यहाँ घटने लगी आएगा। यानी 1981 उच्च घटने लगी। ये इसमें आपको सेट करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय युवा नीति जो यानी फरवरी 2014 को लागू हुई थी। राष्ट्रीय युवा नीति में वर्ष की आयु के समय व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित किया है। यानी राष्ट्रीय युवा नीति के अनुसार कितनी उम्र के बीच के लोगों को युवा कहा जाएगा? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 15 से 29 15 से 29 वर्ष के लोगों को इस नीति के तहत युवा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 45, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक है। सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, आप बताइए क्या होगा? और यदि आप नहीं बता पाते हैं तो फिर हम बताएंगे। इसका आएगा जनसंख्या संगठन। क्या आएगा? जनसंख्या संगठन सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक है। आज हम इस 1 नंबर वीडियो में 45 क्वेश्चन ही करते हैं। बाकी के जो 50 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन जो भी बचे हैं वो हम सेकंड वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि अब की बार हमारा जो टारगेट है वो ज्योग्राफी में लगभग 98 के आसपास का है, और वो हमारे यूट्यूब के माध्यम से हमारे ज्योग्राफी के स्टूडेंटों का होना ही चाहिए। दिल और दिमाग में बैठा लें, अब की बार 98 पार। और मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस यूट्यूब के अंदर जो सीरीज शुरू की है, इसके माध्यम से मैं आपको 98 पार ला करके दिखाऊंगा। बस आप डेली वीडियो देखते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मित्र मंडली के पास शेयर करते रहें। जो विद्यार्थी, जो मित्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब से हमारे कोई पैसे नहीं आते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी, उत्साह भरता है। उसके लिए हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम सेकंड वीडियो के साथ।